नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों कंप्यूटरों और नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। इसके माध्यम से हम सूचना, डाटा, चित्र, ऑडियो और वीडियो को पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इंटरनेट ने हमारे संचार के तरीके को पूरी तरह। इंटरनेट को आमतौर पर नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें व्यक्तिगत, सार्वजनिक, शैक्षिक, व्यापारिक और सरकारी नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की सूचना, जैसे डाटा, टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र, ध्वनि और वीडियो को बहुत ही आसानी से और तेजी से साझा कर सकते हैं। ये तकनीक आज के युग में सूचना क्रांति। इंटरनेट का इतिहास काफी रोचक है। सबसे पहले इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में प्रोफेसर जेसी डिक्लाइडर ने दिया था, जिन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। 1969 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के बीच आपानेट की शुरुआत हुई। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों। आपानेट दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था, जिसने इंटरनेट की नींव रखी। यह नेटवर्क अमेरिकी रक्षा विभाग की परियोजना थी, जिसका उद्देश्य था अलग अलग कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ा जाए ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान सुरक्षित और तेज हो सके। आपानेट की सफलता ने आगे चलकर इंटरनेट के विकास का रास्ता खोल दिया। अगस्त 1991 को वर्ल्ड वाइड वेब WWW का पहली बार प्रयोग किया गया। WWW ने इंटरनेट को आम लोगों के लिए और अधिक उपयोगी बना दिया। इसके माध्यम से वेबसाइट्स, वेब पेज और ऑनलाइन जानकारी तक पहुंचना बेहद आसान हो गया। 1993 में सन ने WWW को निःशुल्क उपयोग के लिए। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 80 के दशक में हुई, जब अर्नेट के माध्यम से देश के सभी जिला मुख्यालयों को प्रशासनिक सुविधा के लिए नेटवर्क से जोड़ा गया। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आई और सूचना का आदान प्रदान आसान हुआ। यह भारत में डिजिटल युग की शुरुआत थी, जिसने आगे चलकर आम जनता के लिए इंटरनेट के रास्ते खोल दिए। 10 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा भारत में आम जनता के लिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई। इस ऐतिहासिक दिन ने भारत में डिजिटल क्रांति की नींव रखी। अब लोग अपने घरों से इंटरनेट का उपयोग कर सकते थे, जिससे शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के नए रास्ते खुले। इंटरनेट के कई मुख्य उपयोग हैं। इसके माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट से हम ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और मनोरंजन के साधन भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार जगत में इंटरनेट ने नए आयाम स्थापित किए हैं। अब कंपनियां अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार प्रसार ऑनलाइन कर सकती हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से ग्राहक घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट ने व्यापार को वैश्विक बना दिया है, जिससे छोटे व्यवसाय भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकते हैं। सरकारी सेवाओं में भी इंटरनेट का बड़ा योगदान है। अब नागरिक घर बैठे सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे सरकारी प्रक्रियाएं पारदर्शी और तेज हो गई हैं। डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाया है। इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है, जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये नियम ये तय करते हैं कि डेटा कैसे भेजा और प्राप्त किया जाएगा। उदाहरण के लिए, जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान प्रोटोकॉल के अनुसार ही होता है। प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट पर संवाद असंभव हो जाता। CP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल हैं। TCP यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही क्रम में और बिना किसी गलती के पहुंचे, जबकि IP यह तय करता है कि डेटा किस पते पर भेजना है। दोनों मिलकर इंटरनेट की रीढ़ बनाते हैं और इन्हें इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का एक यूनिक डोमेन नेम होता है, जैसे www.yahoo.com। यह डोमेन नेम असल में उस कंप्यूटर का पता होता है जिससे आप इंटरनेट पर जुड़ सकते हैं। डोमेन नेम को याद रखना आसान होता है, जबकि असली एड्रेस यानी IP एड्रेस संख्याओं में होता है। डोमेन नेम सिस्टम DNS इसी प्रक्रिया को आसान बनाता है। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है। यह बड़े बड़े कंप्यूटरों का नेटवर्क है जो हर डोमेन नेम के पीछे छुपे IP एड्रेस को स्टोर करता है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, DNS आपके डोमेन नेम को उसके IP एड्रेस में बदल देता है, जिससे सही सर्वर तक पहुंचना संभव होता है। DNS को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है, जो अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स और संस्थाओं के लिए रिजर्व होते हैं, जैसे कम व्यावसायिक संगठनों के लिए, एदु शैक्षणिक संस्थानों के लिए, गव सरकारी संस्थाओं के लिए और इंडिया UK अलग अलग देशों के लिए। इससे इंटरनेट पर हर वेबसाइट की पहचान और वर्गीकरण आसान हो जाता है। IP एड्रेस इंटरनेट पर हर डिवाइस का यूनिक एड्रेस होता है, जो संख्याओं में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए,
196.201.10 आईपी एड्रेस है। यह एड्रेस 0 से 255 तक की संख्याओं से बनता है और इंटरनेट पर सही डिवाइस तक डेटा पहुंचाने में मदद करता है। आईपी एड्रेस को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जाता है: क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इसके अलावा क्लास डी और क्लास ई भी होते हैं, जिनका विशेष उपयोग होता है। हर क्लास का अपना एक रेंज और उपयोग होता है, जिससे नेटवर्किंग आसान और व्यवस्थित रहती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का नवीनतम संस्करण है, जो नेटवर्क पर उपकरणों की पहचान करने और उनका पता लगाने तथा इंटरनेट पर ट्रैफिक को रूट करने के लिए नियमों का एक सेट है। इसे IP4 के 32 बिट पतों के समाप्त होने के कारण इसे प्रतिस्थापित करने के लिए विकसित किया गया था। IP6 128 बिट पतों का उपयोग करता है। 4 क्लासेस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये नेटवर्किंग की नींव है। हर क्लास का अपना डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है और ये विभिन्न नेटवर्क आकारों के लिए डिजाइन की गई हैं। क्लास ए बड़े नेटवर्क के लिए, क्लास बी मध्यम नेटवर्क के लिए और क्लास सी छोटे नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। वहीं क्लास डी मल्टीकास्टिंग और क्लास ई रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल उपयोग के लिए रिजर्व है। इन क्लास 4 एड्रेस उन नेटवर्क्स के लिए बनाए गए हैं जिनमें बहुत ज्यादा डिवाइसेस होती हैं। इसका पहला ऑक्टेट 1 से 126 के बीच होता है। उदाहरण के लिए 10.0.0.1 एक क्लास ए एड्रेस है। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 होता है, जिससे लाखों डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में जोड़ी जा सकती हैं, आमतौर पर बड़े संगठनों या इंटरनेट। क्लास बी एड्रेस उन नेटवर्क्स के लिए होते हैं जो आकार में मध्यम होते हैं। इनका पहला ऑक्टेट 128 से 191 के बीच होता है। उदाहरण के लिए 172.16.0.1 एक क्लास बी एड्रेस है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0 होता है, जिससे हजारों डिवाइसेस को एक नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। क्लास बी आमतौर पर यूनिक सी IP4 एड्रेस छोटे नेटवर्क्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। इसका पहला ऑक्टेट 192 से 223 के बीच होता है। उदाहरण के लिए 192.168 एक क्लास सी एड्रेस है। इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 है, जिससे 254 डिवाइसेस को एक नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। क्लास सी एड्रेस आमतौर पर क्लास डी एड्रेस खासतौर पर मल्टीकास्टिंग के लिए बनाए गए हैं। इनका पहला ऑक्टेट 224 से 239 के बीच होता है। मल्टीकास्टिंग का मतलब है एक ही डेटा को एक साथ कई डिवाइसेस तक पहुंचाना। क्लास डी एड्रेस का कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता, क्योंकि ये यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट के लिए नहीं होते। इनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग आदि में होता है। क्लास ई एड्रेस 240 से 255 के बीच होते हैं और ये मुख्य रूप से रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल उपयोग के लिए रिजर्व हैं। इनका कोई डिफॉल्ट सबनेट मास्क नहीं होता और इन्हें आम नेटवर्किंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लास ई एड्रेस का उपयोग भविष्य की तकनीकों या प्रोटोकॉल्स के परीक्षण के लिए किया जाता है। IP4 क्लास का अपना डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है, जो नेटवर्क और होस्ट की संख्या को निर्धारित करता है। क्लास ए का मास्क 255.0.0.0, क्लास बी का 255.255.0.0 और क्लास सी का 255.255.255.0 है। क्लास डी और ई के लिए कोई डिफॉल्ट मास्क नहीं होता। सबनेट मास्क नेटवर्किंग में एड्रेसिंग और सिक्योरिटी के लिए 4 एड्रेसिंग में क्लास ए, बी और सी का उपयोग यूनिकास्टिंग के लिए होता है, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजना। क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए है, जिसमें एक ही डेटा कई डिवाइसेस तक जाता है। क्लास ई एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च के लिए रिजर्व है। इस तरह हर क्लास का अपना अलग उद्देश्य और महत्व है। क्लास ए के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं 10.0.0.1, 11.1.1 आदि। ये एड्रेस बड़े नेटवर्क्स में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या बड़ी कंपनियों के इंट्रानेट्स। क्लास ए एड्रेस की खासियत है ये लाखों डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क में जोड़ सकते हैं, जिससे नेटवर्क मैनेजमेंट आसान हो जाता है। क्लास बी के उदाहरणों में 172.16.0.1, 150.101 आदि शामिल हैं। एड्रेस आमतौर पर यूनिवर्सिटी, सरकारी संस्थाओं या बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं, जहां नेटवर्क का आकार मध्यम होता है। क्लास बी एड्रेस हजारों डिवाइसेस को एक साथ जोड़ सकते हैं, जिससे नेटवर्किंग की जरूरतें पूरी होती हैं। क्लास सी के एड्रेस जैसे 192, 168, 200, 150 आदि छोटे नेटवर्क्स के लिए उपयुक्त हैं। इनका उपयोग आमतौर पर घरों, छोटे ऑफिस या स्कूलों में होता है। क्लास सी एड्रेस की खासियत है ये सीमित संख्या में डिवाइसेस को जोड़ सकते हैं, जिससे छोटे नेटवर्क्स को मैनेज करना आसान हो जाता है। मल्टीकास्टिंग यानी क्लास डी एड्रेस का उपयोग तब होता है जब एक ही डेटा को एक साथ कई डिवाइसेस तक पहुंचाना हो। उदाहरण के लिए लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन वेबिनार्स में मल्टीकास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इससे नेटवर्क बैंडविड्थ की बचत होती है और डेटा ट्रांसमिशन तेज होता है। क्लास ई एड्रेस का आम नेटवर्किंग में उपयोग नहीं होता, लेकिन ये भविष्य की तकनीकों के लिए बहुत जरूरी है। रिसर्चर्स और डेवलपर्स नई प्रोटोकॉल्स या नेटवर्किंग सॉल्यूशंस को टेस्ट करने के लिए इन एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे नेटवर्किंग की दुनिया में इनोवेशन और विकास को बढ़ावा मिलता है।
तक हमने जाना कि IP4 एयर रेसिंग में 5 क्लासेस होती हैं। बी, सी, डी और ई। हर क्लास का अपना अलग उद्देश्य, सबनेट मास्क और उपयोग का क्षेत्र है। क्लास है बी, सी यूनिकास्टिंग के लिए, डी मल्टीकास्टिंग के लिए और ई एक्सपेरिमेंटल उपयोग के लिए है। इन क्लासेस की सही समझ नेटवर्किंग को बेहतर बनाती है। उम्मीद है अब आप IP4 क्लासेस को आसानी से पहचान और समझ सकते हैं। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP आपको एक IP एड्रेस असाइन करता है। ISP यानी इंटरनेट सेवा प्रदाता आपके डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ने के लिए यह यूनिक एड्रेस देता है। इससे हर यूजर की पहचान और डेटा ट्रांसफर संभव होता है। भारत में कई प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP हैं, जैसे VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, सात्यम ऑनलाइन और देतर, इंफोसिस। ये कंपनियां देश भर में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती हैं और यूजर्स को इंटरनेट से जोड़ती हैं। जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, तो DNS उस नाम को उसके IP एड्रेस में बदल देता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है और आपको बिना किसी रुकावट के वेबसाइट तक पहुंचा देती है। DNS के बिना हमें हर वेबसाइट का IP एड्रेस याद रखना पड़ता, जो लगभग असंभव है। प्रोटोकॉल इंटरनेट की रीढ़ हैं। ये डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का सेट होते हैं, जो यह तय करते हैं कि डेटा कैसे भेजा और प्राप्त किया जाएगा। प्रोटोकॉल के बिना इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंच सकती। CP और IP दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सही जगह और सही क्रम में पहुंचे। TCP डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटता है और IP उन्हें सही पते तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया हर बार होती है जब आप इंटरनेट पर कोई जानकारी भेजते या प्राप्त करते हैं। CP/IP के अलावा भी कई प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे HTTP, FTP, SMTP आदि। हर प्रोटोकॉल का अपना एक खास काम होता है, जैसे वेबसाइट खोलना, फाइल ट्रांसफर करना या ईमेल भेजना। ये सभी मिलकर इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाते हैं। नेटवर्क में राउटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी डेटा पैकेट्स इंटरनेट पर भेजे जाते हैं, तो राउटर यह तय करता है कि कौन सा पैकेट किस दिशा में जाएगा। अगर किसी रास्ते में कोई समस्या आ जाती है, तो राउटर वैकल्पिक रास्ता चुनकर पैकेट्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाता है। इससे नेटवर्क में लचीलापन और सुरक्षा दोनों बनी रहती है। राउटर की वजह से ही इंटरनेट। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल भेजने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से ईमेल भेजते हैं, तो SMTP ही उस संदेश को आपके मेल सर्वर तक पहुंचाता है। इसके बाद वही प्रोटोकॉल उस ईमेल को प्राप्तकर्ता के सर्वर तक भेजता है। SMTP की वजह से ही हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में ईमेल। SMTP प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच काम करता है। जब आप ईमेल भेजते हैं, तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट की तरह काम करता है और संदेश को सर्वर तक पहुंचाता है। फिर सर्वर उस संदेश को प्राप्तकर्ता के सर्वर तक भेजता है। ये पूरी प्रक्रिया स्वतः होती है और यूजर को बस ईमेल भेजना होता है। SMTP की वजह से ईमेलिंग आसान और भरोसेमंद बनती है। HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वेब ब्राउजिंग का सबसे अहम हिस्सा है। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो HTTP ही वेब पेज को आपके ब्राउजर तक पहुंचाता है। ये प्रोटोकॉल www पर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। HTTP की वजह से ही हम इंटरनेट पर आसानी से जानकारी HTTP एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, यानी हर निर्देश स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया वेब पेज खोलते हैं, तो ब्राउजर और सर्वर के बीच पिछली जानकारी याद नहीं रहती। इससे वेब पेज लोडिंग तेज होती है और सर्वर पर लोड कम पड़ता है। HTTP की यह विशेषता वेब ब्राउजिंग को और भी प्रभावी बनाती है। यूजनेट इंटरनेट पर विचारों के आदान प्रदान का एक अनूठा प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। इंटरनेट यूजर्स का एक समूह किसी खास विषय पर अपने विचार, जानकारी या अनुभव साझा कर सकता है। यूजनेट ने इंटरनेट पर ओपन कम्युनिकेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बढ़ावा दिया है। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर और सर्वर के बीच फाइल भेजने और प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। FTP के जरिए आप डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ग्राफ, ऑडियो या वीडियो फाइल्स को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। FTP के जरिए फाइल ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले रिमोट कंप्यूटर से लॉगिन किया जाता है। इसके बाद फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जाता है। FTP साइट्स दो तरह की होती हैं। कुछ साइट्स पर लॉगिन के लिए अकाउंट या पासवर्ड की जरूरत होती है, जबकि कुछ अज्ञात FTP साइट्स को कोई भी व्यक्ति बिना अकाउंट के इस्तेमाल कर सकता है। इंटरनेट पर काम करने वाले सभी प्रोटोकॉल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। IP, SMTP, HTTP, यूजनेट और FTP ये सभी मिलकर इंटरनेट को एक मजबूत, सुरक्षित और तेज नेटवर्क बनाते हैं। हर प्रोटोकॉल की अपनी खास भूमिका होती है
लेकिन इनका आपसी तालमेल ही इंटरनेट को इतना प्रभावशाली बनाता है। में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हमारे डिजिटल जीवन का आधार हैं। इनके बिना इंटरनेट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये प्रोटोकॉल्स न सिर्फ डेटा ट्रांसफर को आसान बनाते हैं, बल्कि इंटरनेट को सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय भी बनाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और अब आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स को और बेहतर समझ पाएंगे। लिनेट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो दो अलग अलग स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों को दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से जोड़ता है। इसकी मदद से आप किसी दूरस्थ कंप्यूटर के डाटा और फाइलों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। टेलीनेट के जरिए यूजर अपने कंप्यूटर से दूर बैठे किसी अन्य कंप्यूटर पर लॉगिन कर सकता है और वहां के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। टू पॉइंट कनेक्शन एक डायल अकाउंट होता है जिसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। इस कनेक्शन के लिए एक मॉडेम की आवश्यकता होती है जो डेटा को 9600 बिट्स/सेक की स्पीड से भेजता है। ये कनेक्शन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जिन्हें इंटरनेट का सीधा और सुरक्षित एक्सेस चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ने इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने वाइड वेब, जिसे WWW या वेब भी कहा जाता है, इंटरनेट पर सूचनाओं का विशाल समूह है। यह हाइपरलिंक के माध्यम से आपस में जुड़े हुए वेब पेजों का नेटवर्क है। WWW की मदद से यूजर दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक में पा सकता है। इसमें अलग अलग कंप्यूटरों में संग्रहित सूचनाओं को हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के जरिए जोड़ा जाता है। वेब पर मौजूद सूचनाएं हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के रूप में होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपस में हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं जिससे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर आसानी से जाया जा सकता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग इन डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किया जाता है। इसी वजह से इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान WWW ने इंटरनेट को सूचना राजमार्ग यानी इंफॉर्मेशन हाईवे में बदल दिया है। अब यूजर किसी भी विषय की जानकारी, रिसर्च, मनोरंजन या व्यापार से जुड़ी सूचनाएं इंटरनेट पर आसानी से खोज सकता है। इंटरनेट ने सूचना के आदान प्रदान को तेज, सुलभ और विश्वसनीय बना दिया है। आज हर क्षेत्र में इंटरनेट का महत्व बढ़ता जा रहा है। वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम कहलाता है। यह पेज वेबसाइट का मुख्य द्वार होता है जहां से यूजर अन्य पेजों पर नेविगेट कर सकता है। वेबसाइट के सभी पेज आपस में लिंक होते हैं और यूजर को एक व्यवस्थित जानकारी प्रदान करते हैं। होम पेज पर आमतौर पर वेबसाइट की मुख्य जानकारी, मेनू और नेविगेशन टूल्स होते हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए HTTP यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। यह प्रोटोकॉल वेब सर्वर और वेब क्लाइंट के बीच डाटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है। HTTP के बिना वेब पेज लोड नहीं हो सकते। इसी वजह से हर वेबसाइट के URL की शुरुआत HTTP/ या HTTPS/ से होती है। HTTP प्रोटोकॉल से इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला कंप्यूटर वेब सर्वर कहलाता है। वहीं इस सेवा का उपयोग करने वाला कंप्यूटर वेब क्लाइंट कहलाता है। वेब सर्वर पर वेबसाइट की सारी फाइलें और डाटा स्टोर होते हैं, जबकि वेब क्लाइंट के जरिए यूजर इन फाइलों को एक्सेस करता है। दोनों के बीच डाटा का आदान प्रदान HTTP के माध्यम से होता है। एक ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को यूजर के लिए उपलब्ध कराता है। ब्राउज़र की मदद से हम वेब पेज देख सकते हैं, लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इंटरनेट की दुनिया में सर्फिंग कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र HTTP प्रोटोकॉल पर कार्य करता है और यूजर को आसान नेविगेशन टूल्स प्रदान करता है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। यूजर URL या हाइपरलिंक पर क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकता है। ब्राउजिंग के दौरान नेविगेशन टूल्स जैसे बैक, फॉरवर्ड, रिफ्रेश आदि का उपयोग किया जाता है जिससे इंटरनेट का अनुभव और भी आसान हो जाता है। नेविगेशन टूल्स वेब ब्राउज़र में मौजूद वे फीचर्स हैं जिनकी मदद से यूजर आसानी से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जा सकता है। इनमें बैक, फॉरवर्ड, होम, रिफ्रेश, एड्रेस बार आदि शामिल हैं। इन टूल्स की वजह से इंटरनेट पर जानकारी खोजना और पेज बदलना बेहद आसान हो जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफ़ॉल्ट रूप से शामिल रहता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से यूजर आसानी से वेब पेज देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। यह ब्राउज़र लंबे समय तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। मोज़िला फायरफॉक्स एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र है जिसे मोज़िला कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह ब्राउज़र विंडोज़, लिनक्स और मैकिन्टोश जैसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह एक निःशुल्क वेब ब्राउज़र है, यानी आप इसे फ्री में डाउनलोड और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपेरा एक और प्रसिद्ध वेब ब्राउज़र है जिसे ओपेरा सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन ने विकसित किया है। ये ब्राउज़र खासतौर पर मोबाइल फ़ोन और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के लिए बहुत लोकप्रिय हो रहा है। ओपेरा ब्राउज़र की खासियत इसकी हल्की फाइल साइज, तेज लोडिंग स्पीड और डेटा सेविंग फीचर्स हैं जो मोबाइल यूजर्स के लिए
इसे आदर्श बनाते हैं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर इंटरनेट। गूगल क्रोम को गूगल कंपनी ने 2008 में लॉन्च किया था और आज यह दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउज़र बन चुका है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण है इसकी बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था और उच्च गति। गूगल क्रोम में आपको मल्टीपल टैब्स, एक्सटेंशन और सिंकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे ब्राउजिंग अनुभव और भी आसान हो जाता है अगर आप तेज और सुरक्षित। एप्पल सफारी ब्राउज़र को एप्पल कॉरपोरेशन ने 2007 में विकसित किया था। ये मुख्य रूप से मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में शामिल रहता है और आईफोन तथा आईपैड के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सफारी ब्राउज़र की खासियत इसकी तेज स्पीड, स्मूथ इंटरफेस और एप्पल डिवाइसेज के साथ बेहतरीन इंटीग्रेशन है। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो सफारी आपके लिए सबसे उपयुक्त ब्राउज़र है। क्लाइंट कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट से जुड़कर सर्वर कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधाओं का उपयोग करता है। जब भी आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इंटरनेट ब्राउज करते हैं तो आपका डिवाइस क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से डेटा मांगता है और सर्वर उसे डेटा उपलब्ध कराता है। यह क्लाइंट सर्वर मॉडल इंटरनेट की नींव है जिससे हम सर्वर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें उच्च भंडारण क्षमता और तेज गति होती है। इस पर एक या अधिक वेबसाइट्स की सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को एक्सेस करता है तो सर्वर कंप्यूटर से ही वह जानकारी प्राप्त होती है। सर्वर कंप्यूटर इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं क्योंकि इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया में वेब पेज एक इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है जिसे HTML भाषा का उपयोग करके बनाया जाता है। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें दिखने वाले हर पेज को वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक आदि शामिल हो सकते हैं। यह इंटरनेट पर जानकारी प्रस्तुत करने का सबसे बुनियादी माध्यम है। स्टैटिक वेब पेज वे होते हैं जिनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें रिफ्रेश या अपडेट न किया जाए। डायनामिक वेब पेज में यूजर की गतिविधि के अनुसार कंटेंट बदल सकता है। उदाहरण के लिए फेसबुक या जीमेल जैसे पेज डायनामिक होते हैं जबकि साधारण जानकारी वाले पेज स्टैटिक हो सकते हैं। इंटरनेट सेवा या अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नेटवर्क से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। होस्ट कंप्यूटर इंटरनेट पर वेबसाइट्स, ईमेल या अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वह किसी होस्ट कंप्यूटर पर ही स्टोर होती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP वह संस्था होती है जो इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती है। इसमें एक या अधिक गेटवे कंप्यूटर होते हैं जो अन्य कंप्यूटरों को इंटरनेट से जोड़ने की सुविधा देते हैं। आपके घर या ऑफिस में जो इंटरनेट आता है वह किसी ISP के माध्यम से ही आता है। एनोनिमस सर्वर वह सर्वर होता है जिससे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की जरूरत नहीं होती। ऐसे सर्वर आमतौर पर सार्वजनिक जानकारी के लिए बनाए जाते हैं जहां यूजर को बिना लॉगिन के ही डेटा मिल जाता है। होम पेज किसी भी वेबसाइट का शुरुआती पेज होता है जिसे सबसे पहले दिखाया जाता है। इसमें आमतौर पर वेबसाइट की मुख्य जानकारी और नेविगेशन लिंक होते हैं जिससे यूजर अन्य पेज पर जा सकता है। नेटवर्क से जुड़ा हर कंप्यूटर सर्वर या अन्य डिवाइस नोड कहलाता है। नोड्स के जरिए ही नेटवर्क में डेटा का आदान प्रदान होता है। वेब ब्राउज़र विंडो के भीतर स्थित आयताकार स्थान जो कई वेब पेज को एक साथ दिखा सकता है उसे फ्रेम कहा जाता है। इससे एक ही स्क्रीन पर अलग अलग जानकारी देखी जा सकती है। अब इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान अपने आप खुलने वाली छोटी विंडो होती है जिसमें अक्सर विज्ञापन या सूचना होती है। यह यूजर के ध्यान को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। लॉग इन वह प्रक्रिया है जिसमें आप इंटरनेट पर किसी सर्वर से जुड़ने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। इससे आप उस सर्वर की सुविधाओं और सूचनाओं का उपयोग कर सकते हैं। लॉग ऑफ वह प्रक्रिया है जिसमें आप इंटरनेट पर किसी सर्वर से अपना काम खत्म कर बाहर निकलते हैं। इससे आपकी सेशन समाप्त हो जाती है और सुरक्षा बनी रहती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है इंटरनेट के जरिए उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना। इसमें डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाएं ऑनलाइन मिलती हैं जिन्हें आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट पर फाइल खोजने और ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इससे आप बड़ी फाइल्स को भी आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेज सकते हैं। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से यूजर इंटरनेट पर सूचनाओं को खोज और देख सकता है जैसे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा आदि। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यह वेब ब्राउज़र को बताती है कि कौन सा कंटेंट कैसे दिखाना है। HTML वेब डिजाइनिंग की मूल भाषा है। वेब पेज पर मौजूद वह विशेष शब्द या चित्र
जिस पर क्लिक करने से संबंधित जानकारी एक अलग वेब पेज पर आ जाती है, उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इससे इंटरनेट पर नेविगेशन आसान हो जाता है। अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर जानकारी भेजने की प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं, जैसे ईमेल भेजना या कंपनी में बायोडाटा भेजना। इंटरनेट पर महत्वपूर्ण जानकारी खोजने और विभिन्न साइट्स पर घूमने की प्रक्रिया को सर्फिंग कहते हैं। यह इंटरनेट का सबसे आम उपयोग है। नेटवर्क इंटरफेस कार एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है और डेटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। वाईफाई एक ऐसी तकनीक है जिससे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिना तार के आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। वायरलेस लोकल लूप एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसमें तेज गति से डेटा का आदान प्रदान संभव होता है। हाइपरलिंक वेब पेज पर मौजूद वह विशेष शब्द या चित्र होता है जिस पर क्लिक करने से संबंधित जानकारी एक अलग वेब पेज पर आ जाती है। यह वेब पेजों को आपस में जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। डाउनलोड का अर्थ है इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर से जानकारी अपने कंप्यूटर में संग्रहित करना। हर रोज करोड़ों मेगाबाइट की सूचनाएं इंटरनेट से डाउनलोड की जाती हैं। अपलोड का अर्थ है अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर या सर्वर पर जानकारी भेजना, जैसे ईमेल भेजना या कंपनी को बायोडाटा भेजना। सर्फिंग का अर्थ है इंटरनेट के नेटवर्क में महत्वपूर्ण सूचनाओं को खोजना और विभिन्न साइट्स पर भ्रमण करना। यह इंटरनेट उपयोग का सबसे सामान्य तरीका है। नेटवर्क इंटरफेस कार एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़कर डाटा का आदान प्रदान संभव बनाता है। इसके बिना कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जिससे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच बिना तार के संपर्क स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से मोबाइल या कंप्यूटर को नेटवर्क सीमा के भीतर इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। वाईमैक्स लंबी दूरी तक माइक्रोवेव लिंक के जरिए डाटा का संचरण संभव बनाता है। यह ब्रॉडबैंड में इंटरनेट और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। यह 3 से 4 गीगाहर्ट्ज के बीच काम करता है। डायनामिक आईपी एड्रेस वह होता है जो नेटवर्क द्वारा डिवाइस को अस्थायी रूप से दिया जाता है। जैसे ही आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हैं, वह आईपी किसी अन्य डिवाइस को मिल सकता है। गेटवे वह कंप्यूटर होता है जो दो भिन्न नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है। यह नेटवर्क्स के बीच डाटा ट्रांसफर का रास्ता बनाता है। स्तन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क एक डिजिटल नेटवर्क सेवा है जिसमें एक ही रास्ते से ऑडियो, वीडियो और डिजिटल डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। यह तेज और विश्वसनीय कनेक्शन देता है। एसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के तहत कंप्यूटर को टेलीफोन के तांबे के तार से जोड़कर 24 घंटे इंटरनेट सुविधा मिलती है। यह तेज और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन के लिए जाना जाता है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जो मौजूदा तांबे के टेलीफोन तारों पर उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करता है, आमतौर पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग असीमित डीएसएल के लिए। ट्रैकर वे लोग होते हैं जो मनोरंजन या मजाक के लिए इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटरों से छेड़छाड़ करते हैं। इनका उद्देश्य आमतौर पर नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि सिस्टम की सीमाओं को परखना होता है। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर B2C, कंज्यूम टू कंज्यूमर C2C और बिजनेस टू बिजनेस B2B जैसे कई प्रकार शामिल हैं। B2B बिजनेस टू बिजनेस विवरण लेनदेन और अंतःक्रियाएं 2 या 2 से अधिक व्यवसायों के बीच होती हैं। उदाहरण, एक्सेंचर जैसी कंपनी बैंक को परामर्श सेवाएं प्रदान करती है। विशेषताएं, इसमें बड़े ऑर्डर वॉल्यूम और लंबे बिक्री चक्र शामिल हैं। B2C व्यवसाय से उपभोक्ता विवरण एक व्यवसाय अपने उत्पाद या सेवाएं सीधे व्यक्तिगत उपभोक्ता को बेचता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अमेजन जैसे ऑनलाइन रिटेलर से शर्ट खरीद रहा है। विशेषताएं, B2B की तुलना में निर्णय लेने की प्रक्रिया छोटी। C2C उपभोक्ता से उपभोक्ता विवरण उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। उदाहरण, किसी अन्य व्यक्ति को प्रयुक्त वस्तु बेचने के लिए ईबे या फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करना। ई-बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग भी कहा जाता है। इसमें ऑनलाइन बैंकिंग, फंड ट्रांसफर और अन्य बैंकिंग सेवाएं इंटरनेट के माध्यम से मिलती हैं। इंटरनेट पर किया गया भुगतान इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कहलाता है। इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड आदि का उपयोग होता है।
यह ऑनलाइन शॉपिंग और सेवाओं के लिए जरूरी है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फंड ट्रांसफर के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। नेफ्ट में फंड ट्रांसफर बैच में होता है, जबकि आरटीजीएस में तुरंत ट्रांसफर होता है। आजकल हर बैंक अपनी स्मार्टफोन एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल बैंकिंग की सुविधा देता है। इससे आप अपने फोन से ही बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग में पासवर्ड और वन टाइम पासवर्ड ऐप का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओटीपी एक बार के लिए भेजा जाता है, जिससे लेनदेन सुरक्षित रहता है। गूगल पर किसी टॉपिक को सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। ईमेल निकालने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। जो व्यक्ति ज्यादा समय कंप्यूटर पर बिताता है उसे माउस पोटैटो कहते हैं। लॉग दो शब्दों वेब और लॉग का संयोजन है। चैटिंग का अर्थ है रियल टाइम में बातचीत करना, ईमेल भेजना पत्र लिखने के समान है। इस वीडियो में आपने इंटरनेट और वेब ब्राउज़र से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों और तकनीकों के बारे में जाना। अब आप इंटरनेट की दुनिया में और अधिक आत्मविश्वास के साथ कदम रख सकते हैं। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।